वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर आज दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है। Some of the politicians, some of the people in the society who have not got the mandate of the people, from the back door, they think that they will misuse the court. वक्फ के नाम पर छिड़ी बहस पर 5 मई तक विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मानते हुए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 7 दिन का वक्त दे दिया है। इसके बाद 5 दिन के भीतर विरोधी पक्ष को अपनी बात रखनी होगी। कि जो 5 तारीख की जो मुकर्रर हुआ है उस दिन से पूरे मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसलिए अब अंतरिम आदेश का कोई मुद्दा नहीं है, वो मुख्य रूप से जो मेन पिटीशन है उस पर सुनवाई शुरू होगी। एक विशेष बात जो इसमें रही वो देखने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे जिसमें हम लोग लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे थे न्यायालय के माध्यम से, जैसे वक्फ बाय यूजर पे कई वो आए थे, अमेंडमेंट्स आए थे। उन चीज़ों पे कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि आप अगले तारीख तक न्यायालय के किसी आदेश के आने तक 5 मई को आप कोई आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी कि जिस वक्फ बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को 97 लाख ज्ञापन मिले थे, जिस पर जेपीसी की 38 बैठकें हुई और 128 घंटे चर्चा हुई, संसद से पास उस कानून पर 7 दिन का विराम लग गया है। लेकिन नए वक्फ कानून के लिए विरोधियों के लिए सबसे बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही आर्टिकल 26 पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष बता दिया। इसी आर्टिकल 26 के आधार पर नए वक्फ कानून को चुनौती दी जा रही है। सवाल है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कमजोर पिच पर बैटिंग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि वो सिर्फ अपना हित चाहते हैं, इसके पीछे राजनीतिक मोटिव है। लेकर भारतीय जनता पार्टी जन जागरण अभियान चलाने जा रही है और कह रही है कि विपक्ष का जो झूठ का है उसका पर्दाफाश करेंगे। देखिए, वो किसी का हित नहीं चाहते, वो अपना हित चाहते हैं। राजनीतिक मोटिव है। मैं इसे संवैधानिक मुद्दा अंतिम साध्वी प्राची ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर कहा कि इस बिल से औरंगजेब की औलादों और संपत्तियां कब्जाने वालों को दिक्कत हो रही है। सरकार किसी भी कीमत पर कानून से कदम पीछे नहीं हटाएगी। कानून से दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो बड़े बड़े भूमाफिया है और जो औरंगजेब की औलाद है ना, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। पीछे हटेगी सरकार? नहीं, पीछे नहीं हटेगी। सरकार गरीबों को न्याय देने के लिए तैयार कर रही है, सारे बिल महिलाओं को सम्मान देने के लिए तैयार कर रही है, तो सरकार के पीछे हटने का मतलब नहीं। पश्चिम बंगाल जला रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? और ये बताइए, दिक्कत मतलब भूमाफियों की क्यों हवा खराब हो रही है? पश्चिमी बंगाल को जो जला रहे हैं, एक सोची समझी साजिश ममता की है। ये ममता जलवा रही है। हिंदुओं के घरों को जो कश्मीर के हालात पैदा हुए थे ना, वो ऐसे ही मैं कहूंगी कि अपनी शील की रक्षा के लिए महिलाओं को हथियार उठा लेने चाहिए। वक्फ संशोधन कानून को लेकर अयोध्या का सनसमाज सरकार के समर्थन में आ गया है कि जो भी संपत्ति है उसका सीधा मतलब है कि आप अच्छे कामों में लगाइए, जिससे लोगों का भला हो, एक समुदाय का भला हो, मुस्लिम समुदाय का भला हो, उनकी रक्षा हो, उनके हितों के लिए था वो बोर्ड जब बना था। लेकिन इसके विपरीत कुछ अताताई लोग उसको हड़प करके बैठे थे, तो आज उन्हीं लोगों को कष्ट हो रहा है। बाकी मुसलमान सब प्रसन्न हैं। कोर्ट ने कुछ तथ्यों को निकालने की बात की है, लेकिन ये विचारणीय है और इस तरह की बात नहीं रखनी चाहिए।
मैं तो मानता हूं कि जो भारत सरकार ने जो बिल को रखा है और पेश किया है वो बिल सराहनीय है और ऐसे ही बिल को कोर्ट को भी स्वीकार करके और उसे सदन से न्यायालय से पारित कर दे। पूरा भारत संविधान से चलता है और वक्फ बोर्ड का कोई संविधान नहीं है। इनकी अदालत होगी, वही मुकदमा चलेगा और वही फैसला देगी। फिर भारत का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट का, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये गया है तो क्यों गया है? ये प्रधानमंत्री मोदी की देन है। बता दें सुप्रीम कोर्ट कि इससे पहले कोई मुकदमा वक्फ बोर्ड का उसके पास आया हो या वक्फ बोर्ड के माफिया उसकी शरण में गए हों, वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट को समझता ही नहीं है। ये तो उसकी मजबूरी है। और उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्ति पर बड़ा खुलासा हुआ है। 750 से ज्यादा प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल हो रहा था। रामपुर में सबसे ज्यादा 204 प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल हो रहा था। वक्फ प्रॉपर्टी पर किए जा रहे व्यवसायिक काम यहां पर किए जा रहे थे। तो आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो वक्फ की संपत्ति है, अब जांच शुरू हुई है वक्फ की संपत्तियों की, तो कहा यह जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी संपत्ति है जो गैर कानूनी तरीके से एक्वायर कर ली गई है। अब ऐसे में खुलासा हुआ है कि 750 से ज्यादा प्रॉपर्टी गलत इस्तेमाल के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। खासतौर पर रामपुर में सबसे ज्यादा 204 प्रॉपर्टी है जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। वक्फ प्रॉपर्टी पर इस वक्त व्यवसायिक काम किए जा रहे हैं, उससे किसी तरह से वक्फ बोर्ड को किसी तरह का फायदा नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी को आंधी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने जिलाधिकारी को प्रभावित इलाके के निरीक्षण और सर्वे करने को कहा। साथ ही जिलाधिकारियों को राहत कार्यों पर नजर रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा आंधी बारिश और ओलावृष्टि से हुई जनहानि और पशुहानि के लिए प्रभावितों को फौरन राहत राशि देने और घायलों को बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए। फसलों के नुकसान का आकलन कर शासन को आख्या भेजने का निर्देश भी दिया है। गेहूं की खरीद, सरकारी खरीद को लेकर मंडियों और सभी खरीद केंद्रों पर गेहूं के सुरक्षित स्टोर के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले दिनों एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर एक विवादित टिप्पणी दे दिया था, जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी ने जगह जगह प्रदर्शन किया था। अब दिल्ली की सीएम ने अपने बयान को लेकर अखिलेश यादव से माफी मांग ली है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि क्षमा मांगना सभ्यता की बड़ी उपलब्धि है और क्षमा कर देना उससे भी बड़ी। और संभल सीओ अनुज चौधरी को पुलिस मुख्यालय से बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई है। एसपी लॉ एंड ऑर्डर ने शिकायत की जांच की और अमिताभ ठाकुर ने पोर्टल पर अनुज चौधरी की शिकायत की थी पोर्टल पर, जिसके बाद संभल के सीओ अनुज चौधरी पर पद पर रहते हुए धर्म विशेष पर बयान देने का आरोप लगा। जांच बिठाई गई, लेकिन अब जो सीओ है संभल के, वो बिल्कुल क्लीन चिट, उनको इस पूरे मामले से क्लीन चिट मिल गई है। दो 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी और इसके लिए पार्टी बीजेपी की राह पर चलती दिखाई दे रही है। हर जिले में अभियान का प्लान तैयार है। बताया जा रहा है कि इस प्लान के सहारे समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजों को आगामी विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहेगी। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। दो 2027 के चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी अच्छे तरीके से जान चुकी है कि यूथ अगर बूथ पर डट जाएगा तो उससे उनका रास्ता आसान हो जाएगा। बीजेपी के काम करने के तरीके को अगर देखें तो साफ तौर से पता चलता है कि उनके यहाँ भी पन्ना प्रमुख की व्यवस्था है। निश्चित तौर पर बूथ सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है और 5 ही क्यों, वहाँ तरह तरह से जैसी आवश्यकता पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो कार्यकर्ता उतारने पड़ेंगे, वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी इंतजाम करने का काम करेगी। इस पहल के जरिए एसपी लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को विधानसभा चुनाव में भी दोहराने की रणनीति पर काम कर रही है। जानकार भी मानते हैं कि बूथ को जीते बिना कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। कोई भी राजनीतिक दल होता है, चुनाव बूथ के बूते ही जीतता है। यदि बूथ उसका मजबूत नहीं होगा तो कोई कैंडिडेट चुनाव जीत नहीं सकता, क्योंकि बूथ की लड़ाई ही सबसे वो होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी पन्ना प्रमुख का नाम दे लीजिए, चाहे बूथ प्रमुख उन्होंने कहा हो, ऐसे ही समाजवादी पार्टी ने भी तय किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में एक उत्साह दिखाई दे रहा है।
पार्टी चाहती है कि हर हाल में 2027 का रास्ता भी आसान हो। ऐसे में अभी से बूथ पर काम शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद वो चाहती है कि 27 के चुनाव में भी उनका बेहतर प्रदर्शन रहे। तो कहा जाता है समाजवादी पार्टी हर बूथ पर यूथ के जरिए 2027 का किला फतेह करना चाह रही है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। लोकबंधु अस्पताल अग्निकांड की शुरुआती जांच रिपोर्ट अब सामने आ गई है। विद्युत सुरक्षा उप निदेशक ने शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसमें आग लगने के कारण जलती हुई बीड़ी बताया गया कि बीड़ी या सिगरेट की वजह से किसी कारण से आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण को नहीं बताया गया, यानी कि पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जिसकी वजह से अस्पताल में आग लगी, लेकिन अब शुरुआती जांच में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है बीड़ी या सिगरेट से ये आग लगी, ना कि शॉर्ट सर्किट से। और उन्नति फॉर्चून ग्रुप पर ईडी का शिकंजा। बिल्डर अनिल मिठास को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी, छापेमारी कर रही थी। अब इसी मामले में अनिल मिठास को गिरफ्तार किया गया। 200 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप अनिल मिठास पर है। फ्लैट खरीदार निवेशकों के साथ हेराफेरी की है इन्होंने। अनिल मिठास पर 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। कल ईडी ने उन्नति ग्रुप के 11 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद आज अनिल मिठास की गिरफ्तारी हुई।